आज हम इतिहास के एक ऐसे वंश के बारे में बात करेंगे जिस वंश के द्वारा सर्वप्रथम शासन तथा प्रशासन की सुव्यवस्थित नींव डाली गई। आज हम हर एक वंश के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री जागरण और मेरा नाम है अंकित। हर्यक वंश से पहले मगध पर बृहद्रथ वंश का राज था। बृहद्रथ वंश के अंतिम राजा रिपुंज को उसके मंत्री पुलिक ने मारकर अपने पुत्र बालक को मगध की गद्दी पर बैठा दिया। कुछ समय पश्चात भट्टिया नामक एक सामंत ने बालक की हत्या कर अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठाया। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार द्वारा की गई। बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी पर बैठा। उसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाकर हर्यक वंश की नींव रखी। अपनी कूटनीति और क्षमता के बल पर उसने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अपनी शक्तियों को सुदृढ़ करने के लिए बिंबिसार ने पड़ोसी राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इतिहास में बिंबिसार की 3 रानियों का उल्लेख प्रमुख है। सबसे पहले उसने लक्षवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध प्रजासेन की बहन तथा महाकौशल की पुत्री कौशला देवी से विवाह किया। कौशला देवी से विवाह करने पर उसे काशी दहेज में मिल गई। इसके बाद मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया। महावज्ञ के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियां थीं। जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम श्रेणिक मिलता है। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी। कुशल नेतृत्व और प्रशासन की व्यवस्था पर सर्वप्रथम बिंबिसार ने ही जोर दिया। बिंबिसार अपने पुत्र दर्शक की सहायता से शासन करता था तथा उसे उत्तराधिकारी घोषित किया था तथा उसने अजातशत्रु को उपराजा घोषित किया था। बिंबिसार ने सर्वप्रथम अंग के राजा ब्रह्मदत्त को परास्त कर अंग को मगध में मिला लिया। अंग राज्य के चंपा बंदरगाह को अपने अधीन कर लिया, जिसके कारण मगध के व्यापार और वाणिज्य में भारी वृद्धि होने लगी। मगध साम्राज्य की प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई। मगध साम्राज्य की सीमा पूर्व में अंग और पश्चिम में काशी तक फैल गई। बिंबिसार का प्रभाव इतना बढ़ गया था, उसके दरबार में गांधार के राजा मुक्कुरगति ने अपना राजदूत भेजा था। वैशाली की एक अत्यंत रूपवती नर्तकी आम्रपाली थी, जो कि बुद्ध की परम उपासक थी। बिंबिसार ने उसे लिच्छवी से जीतकर राजगृह में ले आया। दोनों के संयोग से जीवक नामक पुत्र रत्न हुआ। बिंबिसार ने जीवक को तक्षशिला में शिक्षा हेतु भेजा। यही जीवक एक प्रख्यात चिकित्सक एवं राजवैद्य बना। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति उसकी सहिष्णुता थी। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध के अंतिम दिनों में जीवक को उनके उपचार हेतु नियुक्त किया था तथा बिंबिसार ने जीवक को अवंती के राजा तथा अपने परम मित्र चंडपद्योत के उपचार हेतु भेजा था। बिंबिसार के समय में न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था। मगध का शासन व्यवस्था महामात्रों के पास थी। शासन के ऊपर उनकी गहरी दृष्टि रहती थी। उस वक्त राजा की दंड नीति बहुत ही कठोर थी। कारावास के अलावा मृत्यु दंड देने की भी व्यवस्था थी। अनुचित और गलत सलाह देने पर बड़े से बड़े अधिकारी को पद से हटा दिया जाता था। राज्य की तरफ से अच्छे कार्य करने पर उचित पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था। महात्मा बुद्ध के विरोधी देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की बलपूर्वक हत्या कर दी। बिंबिसार ने 52 वर्ष तक मगध पर शासन किया। दर्शक के अलावा अजातशत्रु के और भी भाई थे, जिनके नाम शिलवंत और विमल कोंडज थे। अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या कर देने पर कौशला देवी को बड़ा धक्का लगा और कुछ समय पश्चात उनका भी देहांत हो गया। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु मगध साम्राज्य का बहुत प्रतापी राजा था। इसके बचपन का नाम कुणित था। मगध के सिंहासन पर अधिकार करने से पहले अजातशत्रु पूर्व अंग की राजधानी चंपा में शासक नियुक्त था और चंपा में ही इसने शासन व्यवस्था की कुशलता प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य में अजातशत्रु को कौशला देवी का पुत्र और जैन साहित्य में लिच्छवी राजकुमारी चेलना का पुत्र कहा गया है। उस समय यह देखकर कौशल नरेश
प्रसेनजीत ने काशी की वार्षिक आय रोक दी। इस कारण मगध और कौशल में पुनः संघर्ष शुरू हो गया। काशी को लेकर जो संघर्ष मगध और कौशल राज्य के मध्य हो रहा था, उसमें कभी मगध जीतता तो कभी कौशल जीतता। अंत में प्रसेनजीत ने संधि करना उचित समझा और अपनी कन्या वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। इससे अजातशत्रु की प्रतिष्ठा पुनः बढ़ गई और मगध राज्य की शक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच गई। अजातशत्रु जानता था कि जब तक वज्जी संघ नस्ते नाबूद नहीं होगा, तब तक उसकी प्रतिष्ठा उत्तर बिहार में कायम नहीं हो सकती है। कौशल राज्य प्रसेनजीत ने एक बार वज्जी संघ पर आक्रमण किया। अजातशत्रु प्रण करता है और कहता है कि वज्जी संघ चाहे कितने भी समृद्ध हों, मैं उन्हें उखाड़ फेंकूंगा और नष्ट कर दूंगा। अजातशत्रु के दो और मंत्री थे, सुनिध और वर्षकार। वर्षकार कूटनीति में कौटिल्य के समान तेज थे। वर्षकार के द्वारा अजातशत्रु ने वज्जी संघ में आपस में फूट करवा दिया। वज्जी संघ एक शक्तिशाली गणराज्य था, इससे मगध भी डरता था। बिंबिसार ने सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही इस वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। जैन साहित्य के अनुसार लक्ष्मी राजकुमारी चेलना से बिंबिसार को दो पुत्र हुए थे, हल और बेहल। बिंबिसार ने अपने इन पुत्रों को अपना प्रसिद्ध हाथी और बहुमूल्य माला उपहार में दिया था। अजातशत्रु राजा बनते ही आपसी मनमुटाव के कारण उन उपहारों को वापस मांग लेता है, लेकिन हल और बेहल ने उपहार देने से इनकार कर दिया और अपनी रक्षा के लिए दोनों अपने नाना के यहाँ वज्जी संघ चले गए। इस कारण क्रोधित होकर अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण कर दिया। मगध और वज्जी संघ के मध्य गंगा नदी पर एक बंदरगाह था, उसके समीप ही एक खान थी। इन दोनों पर मगध और वज्जी संघ का आधा आधा अधिकार था, लेकिन वज्जी संघ मगध को इसका उपयोग नहीं करने देते थे। अजातशत्रु और उसके मंत्री वर्षकार ने अपनी कूटनीति से पहले ही वज्जी संघ की एकता भंग करवा दी। वज्जियों में फूट डालने के बाद अजातशत्रु ने बड़ी सतर्कता से अपनी सेना तैयार की। इस युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिला कंठक और रथमूसल नामक हथियारों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। काशी, कौशल और वैशाली के अतिरिक्त अजातशत्रु के खिलाफ उसके अन्य शत्रुओं ने मिलकर एक अलग मोर्चा बनाया। मगध साम्राज्य और वज्जी संघ के इस युद्ध में आजीवक संप्रदाय के प्रधान मंखाली गोत्साल भी मारे गए। कहा जाता है कि मगध साम्राज्य और गणतंत्रों के मध्य 16 वर्षों तक युद्ध चला। अंत में अजातशत्रु ने विजय पाई। अजातशत्रु ने अवंती के शासक प्रद्योत के आक्रमण के भय से अपनी राजधानी राजगृह की सुरक्षा के लिए एक मजबूत दुर्ग बनवाया। आरंभ में अजातशत्रु जैनी था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म का आदर करने लगा। अजातशत्रु के शासन काल में ही 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी को कैवल्य और महात्मा बुद्ध को 463 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार अजातशत्रु को महात्मा बुद्ध के भस्म का एक भाग मिला था। महात्मा बुद्ध के अवशेषों को लेकर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। अपने शासनकाल में अजातशत्रु ने बुद्ध के वचनों का संग्रह करने के लिए बौद्ध धर्म की प्रथम संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में महाकश्यप सर्वकामी की अध्यक्षता में हुआ। इस संगीत में बौद्ध भिक्षुओं के संबंधित पिटकों को सुत पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया। पुराणों के अनुसार अजातशत्रु ने 28 वर्ष और बौद्ध साहित्य के अनुसार 30 वर्ष तथा सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उसने लगभग 32 वर्ष शासन किया। अंतिम समय में उसकी हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई। उदयन की माता का नाम पद्मावती था। उदयन शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था। 460 ईसा पूर्व में उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने आधुनिक पटना, गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाकर पाटलिपुत्र नगर की आधारशिला रखी। एक छत्र राजा की उपाधि के लिए मगध और अवंती में
निर्णायक युद्ध अजातशत्रु के समय नहीं हो सका था। उसके मरने के शीघ्र ही मगध और अवंती की पुरानी कश्मकश फिर से ताजा हो उठी। उदयन भी विस्तारवादी नीति का समर्थक था। अपने राज्यकाल के दूसरे वर्ष ही अवंती राज्य को जीतकर राजा विशाखयूप को अपने अधीन कर लिया था। वर्ष बाद जब विशाखयूप की मृत्यु हुई तब उदयन अवंती का प्रत्यक्ष राजा हो गया। कथा सरित सागर और अन्य साधनों से ज्ञात होता है कि इस समय तक अवंती ने वत्सराज को अपने अधीन कर लिया था। उदयन ने एक पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया और उसके राजा को मार डाला। मगध साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में भोटानागपुर की पहाड़ियों तक फैला था। उस राजा के पुत्र ने अवंती की राजधानी उज्जैनी में शरण ली और बाद में जैन साधु का वेश धारण कर वह पाटलिपुत्र आया। वहां उसने सोए हुए उदयन को धोखे से मार डाला। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। उदयन के पुत्रों ने क्रमशः राज किया। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था, जो अत्यंत विलासी और निर्बल था। शासन तंत्र में शिथिलता के कारण व्यापक असंतोष जनता में फैला। राज्य विद्रोह कर उनका सेनापति शिशुनाग राजा बना। इस प्रकार हर्यक वंश का अंत हुआ और शिशुनाग वंश का उदय। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी पता चले हमारे इतिहास के बारे में। और हमारे चैनल हिस्ट्री जागरण के साथ जुड़े रहिए।